हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे क्लास घर पर बैठे बैठे। चलिए, तो हम लोगों का जो भूगोल विषय चल रहा था उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं जिस चैप्टर का, उसका नाम है यूनिवर्स। हम लोग यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड जिसको कहते हैं ये क्या है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं या क्या है? यूनिवर्स का नाम सुना है कभी? अच्छा, चलिए आप लोग ये बताइए कि क्या आप यूनिवर्स के संबंध में कुछ जानते हैं? तो मुझे कमेंट भी करें, बताएं। अच्छा, एक और बात कि आप लोगों को क्या E=mc² शायद आप लोगों ने क्लास 11th में या 12th में पढ़ा होगा। क्या आप लोगों को पता है E=mc² क्या होती है? आपको ये बता जानकारी के लिए कि E=mc² ब्रह्मांड की परिभाषा व्यक्त करता है। अब जरा पूछेंगे बड़ी कि सर E=mc² ब्रह्मांड की परिभाषा कैसे व्यक्त कर देता है, तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डिफिनेशंस कैसे मिलता है यूनिवर्स की। तो जरा सा चर्चा करते हैं कि इस E=mc² में m और c के बारे में आप लोग जानते होंगे कि m क्या है। इसमें m है कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर, है ना, कह सकते हैं ना कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मैटर। ये m क्या है? इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मैटर, यानी कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए पदार्थों का क्या है, ये एकजुटता है या कि संग्रहण है। ठीक है, मैटर का। और ये लाइट क्या है, ये c क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है ना, c। अब थोड़ी सी बात हम आगे करें तो प्रकाश का वेग है ये। और E क्या है? E आप लोगों को पता है ऊर्जा है, एनर्जी है। ठीक है, तो जब E ऊर्जा है और लाइट भी क्या है, एक प्रकार का निकला हुआ ऊर्जा है संपूर्ण। अब थोड़ा सा एक चीज समझ में आया कि यह भी ऊर्जा है और लाइट भी क्या है, ऊर्जा है। तो E एक प्रकार तो निकल कर आया, यानी कह सकते हैं कि E मतलब क्या हुआ कि संपूर्ण अस्तित्वमान द्रव्य जो ये दिखाई दे रहा है और उसके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं ना विद्यार्थी। कि कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल मैटर एंड एनर्जी एब्सोल्यूट, दैट्स द यूनिवर्स। ठीक है, संपूर्ण अस्तित्वमान, चाहे वो दिखाई देता हो चाहे दिखाई नहीं देता हो, सभी को जो भी अस्तित्व में है। अब देखिए एनर्जी दो तरह से होती है, आप लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है और एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कुछ चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, कुछ चीज़ नहीं दिखाई पड़ती हैं। इन तमाम चीज़ों को जब जोड़ देंगे, एक साथ सम्मिलित कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ब्रह्मांड बनेगा। अब आता है प्रश्न कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत प्रस्तुत किए। जो सबसे मान्य मत है, जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त किया हुआ है, वह है बिग बैंग थ्योरी, जो कि 13.8 अरब वर्ष, माने कि 13.8 बिलियन ईयर एगो हुआ था, जिसको एक पादरी थे जॉर्ज लेमेत्र ने इसको प्रूफ किया था और बहुत सारी बातों को बताया था। लेकिन अब देखिए हर एक व्यक्ति अलग अलग बात करता है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हुआ है, बहुत बड़ा है, और अभी तक ब्रह्मांड के संबंध में बात करें तो पूरा पता भी नहीं है, लेकिन कुछ तो पता है ना। अभी एक बात को सामने आया कि सारा द्रव्यमान एक जगह पर संग्रहित था। हुआ क्या कि जब बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है कि सारा एनर्जी एक जगह पर क्या थी, टाइनी स्पेस में, छोटी सी जगह में। ये बिग बैंग थ्योरी बता रहा हूं आपको मैं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी कहती है कि पूरा ब्रह्मांड का जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो एक छोटे से केंद्र में क्या थी, कॉम्पैक्ट थी, यानी कि संग्रहित थी, जो अचानक एक धमाका हुआ और
पूरा बिखर गया और ब्रह्मांड अस्तित्व में आ गया, जिसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी कहता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रव्यमान एक टाइनी स्पेस यानी एक छोटे से जगह में संग्रहित था। एक किसमें संग्रहित था? छोटे से स्थान में क्या था? संग्रहित था। यह कौन सिद्धांत कहता है? बिग बैंग, जिसको किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे दिया था। एक और बता दें कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं, है ना। कॉस्मोलॉजी मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, इट्स स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड उसकी जो प्रोसेस है, तमाम चीज़ों का अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं कि जो हमारी यूनिवर्स है, जो हमारी आकाशगंगा है, वो कैसे आई, अस्तित्व कैसे हुआ। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उसके आसपास एक ऐसी चीज थी जो चारों ओर अपेक्षाकृत कम या उससे अधिक फैली हुई थी। तो उसने क्या किया कि बुद्धि का विकास करना आरंभ किया मनुष्य ने, और बुद्धि के विकास के क्रम में जो सबसे बड़ी चीज खोजी गई वह था मानवों के द्वारा झूठ बोलना। हाँ विद्यार्थियों, झूठ बोलना। मानव ने सबसे पहली बार जो अपने बुद्धि के विकास के क्रम में खोज किया वह था झूठ बोलना। अब पूछेगा सर झूठ बोलना कैसे, है ना। तो झूठ बोलना इस तरह से कि विद्यार्थी यदि आप झूठ बोलते हैं तो बातों को याद करना पड़ता है कि किससे आपने क्या कहा था और कब कहा था। इस क्रम में जब आप याद करते हैं तो इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं आपके मस्तिष्क में संग्रहित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, जिससे मस्तिष्क में एक दबाव बढ़ता है और धीरे धीरे आपका मस्तिष्क एक्सरसाइज होने लगती है और मस्तिष्क आपका विकसित हो जाता है। ठीक है। तो झूठ बोलने में कैसा बुद्धि का विकास होता है, सोचिए। क्योंकि झूठ बोलने में चीजों को याद करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति से क्या झूठ बोल रहा है, किस व्यक्ति से कैसे बोला है और अंतिम झूठ किससे बोला था, ये सारी बातों को याद करना पड़ता है। इसी क्रम में इसके कारण लगातार मस्तिष्क में एक दाब बनता चला जाता है और मस्तिष्क आपका विकसित होता चला जाता है। इसी तरह यह ग्रह, नक्षत्र, तारों को देखता है। जब मानो आकाश की खुली मैदान में जब सो रहा था और ऊपर तक देखा तो कहा ये लाइट के बिंदु ये क्या चमक रहे हैं, उसे उत्सुकता हुई और जानने का प्रयास करता है। और यानी कि वो सबसे ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को जब नहीं जान पाया, ठीक है ना, जब चीज़ों को नहीं जान पाया कि इसको कौन बनाया है, ये कहाँ चमकती हैं, तो उसने एक नया रूप, एक कल्पना गढ़ना शुरू कर दिया। एक अलग अलग किताबों में, जिसको हम धर्म किताब कह सकते हैं, भगवान नाम दिया। हम लोगों ने क्या किया, कल्पना कर लिया। जो हमें समझ में नहीं आया हमने उसको क्या कर दिया, गॉड का नाम दे दिया, ईश्वर, अल्लाह। ठीक है। अहुर मजदा, अलग अलग नाम दिया। अलग अलग संस्कृतियों ने अलग अलग नाम दिए। अब आता है कि दुनिया 7 दिनों में बनाई गई। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अलग अलग संस्कृति कहते हैं कि 7 दिनों में बनाई गई, कोई कहता है कि 15 दिनों में बनाई गई, कोई कहता है कि पहले पृथ्वी बनी बाद में पूरा अस्तित्व बना, जिसके कारण पृथ्वी को, अब देखिए, अब ये लोग जो थे अपने अपने बैठे बैठे घर में कल्पना कर रहे थे, है ना। एक शास्त्र कहता है कि सबसे पहले क्या बना, पृथ्वी। अब पृथ्वी जब बनी बाद में पूरा ब्रह्मांड बना, ग्रह, तारे, नक्षत्र जो बने बाद में बने हैं। यानी कहीं ना कहीं उसने पृथ्वी को केंद्र मान लिया कि स्टार्टिंग जो होता है पूरे ब्रह्मांड की बनने की, ये देखिए विद्यार्थियों, कल्पना है, प्रमाण नहीं है। केंद्र मान लिया पृथ्वी को और वहां से शुरुआत होता है, तो जिसके कारण पृथ्वी को केंद्र माना जाने लगा। और इस प्रकार कई सिद्धांत सामने आए, कई थ्योरीज सामने आई, जिसको हम लोग कहते हैं आगे। यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, अर्थ, पृथ्वी। ठीक। और यह सिद्धांत किसने दिया था, तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिसका नाम है टॉलमी। नाम सुना है कभी, क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी। अब क्लॉडियस टॉलमी
जो थे, इन्होंने क्या कह दिया कि पृथ्वी जो है वो क्या है, पूरी दुनिया का केंद्र है, सारी दुनिया में आगे चलकर ये कहा गया। अब इसी को हम लोगों ने नहीं समझा। अब एक और व्यक्ति आएंगे जो अपना अलग सिद्धांत देंगे, है ना। यानी कि ब्रह्मांड का केंद्र अब अर्थ नहीं हुआ, सूर्य हुआ। 16वीं सदी से निकोलस कॉपरनिकस, अब इनके टालमी के सिद्धांत के बाद एक नया व्यक्ति आएंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा कॉपरनिकस का। कॉपरनिकस साहब कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र, इन्होंने क्या बता दिया, केंद्र क्या है, पृथ्वी। किसका, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। और कॉपरनिकस साहब क्या बनाते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य। इसको सन सेंट्रिक थ्योरी कहा गया और इसको जियो सेंट्रिक थ्योरी किया गया। यानी कि क्लॉडियस टॉलेमी क्या देते हैं, जियो सेंट्रिक थ्योरी देते हैं और कॉपरनिकस क्या देते हैं, सन सेंट्रिक थ्योरी देते हैं। सन सेंट्रिक सिद्धांत देते हैं, ठीक है। अब ये देते हैं 16वीं सदी में। कौन, कॉपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया 16वीं सदी में। अब धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती चली गई। अब उसके बाद आते हैं, पहला सिद्धांत अरस्तु के सिद्धांतों से आया, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यूटन ने भी आगे चल करके दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तमाम सिद्धांतकारों के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि सेकेंड सेंचुरी में जो क्लॉडियस जो हैं आपके क्लॉडियस टॉलेमी ने एरिस्टोटल के यानी कि अरस्तु के सिद्धांतों को आधार बना करके अपने एक मॉडल प्रस्तुत किया पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, जिसका नाम है अर्थ सेंट्रेड। मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरे ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति कह सकते हैं, या हमारे कह सकते हैं समझने के लिए कि 9 ग्रहों का जो केंद्र है वो पृथ्वी है। यह कहा जाता है कि सिद्धांत में, अर्थ सेंट्रिक थ्योरी में। और आपसे ये परीक्षा में पूछा जाता भी है कि अर्थ सेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था, तो हो जाए क्लॉडियस टॉलेमी ने दिया था, ठीक है। अब एक और सिद्धांत सामने आया, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत, जो कि 16वीं सेंचुरी में आया, 16वीं शताब्दी में आया, सेंचुरी में आया। उसको देने वाले थे निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने क्या किया कि न्यूटन के सिद्धांतों को आधार बना करके एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसका नाम है सन सेंट्रिक थ्योरी। यानी इससे पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या हो गया, सूर्य हो गया। और अर्थ सेंट्रिक में ब्रह्मांड का केंद्र कौन हो गया, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी हो गई। लेकिन इसी बात बहुत जची नहीं, आगे बात चलती गई। और 20वीं शताब्दी में यानी कि 20th सेंचुरी में एक एडविन हब्बल नाम के साइंटिस्ट हुए। और एडविन हब्बल ने क्या किया कि आइंस्टीन के सिद्धांतों को आधार बना करके एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी को क्या हुआ कि एक बेल्जियम के पादरी हुए। देखिए हब्बल ने जो थ्योरी दिया वो पूर्ण रूपेण डिफाइनेबल नहीं था, कुछ बातें डिफाइन थी कि ब्रह्मांड का विस्फोट, एक महाविस्फोट के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये पूरा डिफाइन नहीं किया। इसे आगे चल करके 1927 में एक बेल्जियम के पादरी रहे, जिसका नाम था जॉर्ज लेमेत्र, ने बिग बैंग सिद्धांत दिया, महाविस्फोट का सिद्धांत दिया। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत है वह बिग बैंग थ्योरी ही है ना। तो विद्यार्थियों यहाँ तक तो बात हो चुकी है। अब देखिए कि एक ऐसी खोज जिसके बारे में आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, जानते ही होंगे आप लोग, 7 रंग होते हैं। बता सकते हैं कि 7 रंग कौन कौन होते हैं? तो है बिबग्योर, नाम सुना होगा, बिबग्योर। 1 2 3 4 5 6 7। अब बिबग्योर से वस्तुओं के संबंध में या ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हम लेंगे, जो कि नेक्स्ट कक्षा में होगी हमारी, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें हमारे आपके अपने चैनल, जिसका नाम है सिविल मित्रा।
और लगातार इसे देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। हो सकता है लोगों को शेयर करें ताकि और अन्य विद्यार्थियों को आपको सहायता हो सके। धन्यवाद।